हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं और टॉपिक है स्टूडेंट्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स हमने तो अगर वेव्स के बारे में अगर आपने पूरा ज्योमेट्रिकल डिटेल हमने स्टडी करना है कि वेव कैसे ट्रैवल करती है तो हमें हाइजन प्रिंसिपल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये जो प्रिंसिपल है ये किसके लिए हम यूज़ करते थे कि आफ्टर टाइम टी कि टाइम टी के बाद जो नई पोजीशन होगी वेव फ्रंट की वो क्या होगी। ठीक है, अगर न्यू पोजीशन हमने फाइंड आउट करनी है वेव फ्रंट की तो हमने हाइजन प्रिंसिपल के बारे में हमें पता होना चाहिए और साथ में हमने टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के बारे में स्टडी किया था कि स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है और प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है। तो ये सब कुछ आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आपको ये टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। तो ये है स्टूडेंट्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन में हमने मीडियम के बारे में स्टडी किया था कि जो रे ऑफ लाइट होती है वो मीडियम में कैसे ट्रेवल करेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाना चाहती हूँ इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले। तो स्टूडेंट्स जैसे ये हमारे पास एक बाउंड्री है एक्स वाई, यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, ये एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है। एयर मीडियम को हम रेयर मीडियम भी बोलते हैं और ये डेंसर मीडियम है। जब यहाँ पर रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होती है इस सरफेस के ऊपर, ये जो बाउंड्री सरफेस है यहाँ से मीडियम क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। इसके ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है। ये एक रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को ये जो बाउंड्री है वो क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे तो जो रे ऑफ लाइट है जो यहाँ पर बाउंड्री में क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, तो यहाँ पर आप इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस से हम क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। कि जैसे ही यहाँ पर जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में लाइट यहाँ पर एंटर करेगी तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये रिफ्रैक्शन, तो ये हमें पता था स्टूडेंट्स कि हमने ये बेंडिंग के बारे में हमने स्टडी किया है पहले कि जो रे ऑफ लाइट है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो एंगल हमेशा आपने बताना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये किसके साथ बनेगा, ये स्टूडेंट्स ये नॉर्मल के साथ बनता था। और ये एंगल आर है, ये भी किसके साथ बनेगा, नॉर्मल के साथ, जहाँ पर आपने नॉर्मल लाइन आपने बनाई हुई है। और साथ में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन में हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये हमने किया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर divided by speed of light in medium। तो सबसे पहले तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसको हम एयर और वैक्यूम कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और मीडियम के लिए हम v हम रिप्रेजेंट करेंगे, n = c/v। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे ही स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर के केस में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वैसे ही स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमने 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने ये आपको रिफ्रैक्शन के केस में भी ये सारी वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं। आप और भी ज़्यादा मीडियम ले सकते हैं, ठीक है, बेंजीन ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, डायमंड ले सकते हैं।
तो सब में हमने पूरा ये डिटेल में हमने रिफ्रैक्शन के केस में हमने स्टडी कर लिया है, लेकिन जस्ट आपको रिवाइज करवाने के लिए और इस टॉपिक को अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए, तो ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सारी वैल्यूज़ को भी अपने माइंड में रखना है आपने कि कितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है। और स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है और साथ में ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, वाटर में उससे कम होती है और ग्लास में उससे कम होती है। तो वैसे ही हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी, एयर के लिए भी निकाली थी। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की जो वैल्यू होती है एयर के लिए, उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 1.003 ऐसे लेते हैं, क्योंकि 1 के बराबर ही हम लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर में जो n की जो वैल्यू होती है, वाटर के केस में n की वैल्यू होती थी 1.333 और वैसे ही ग्लास के केस में n की वैल्यू हमने निकाली थी 1.5। तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि ये वैल्यूज़ हमने निकाली हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमने अगर अच्छे से टॉपिक समझना है तो हमें पता होना चाहिए, अपने थोड़ा सा जो बेसिक हमने स्टडी हमें करना ही पड़ेगा। ये आपने एग्ज़ाम में नहीं बताना है, ये जस्ट मैंने आपको रिफ्रैक्शन का ये जो टॉपिक में इस टॉपिक को स्टूडेंट्स ये हमने एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये वैल्यूज़ लिख रही हूँ। अब स्टूडेंट्स हमने जो मेन है, अब जिस लॉ को हमने डिराइव करना है, स्नेल्स लॉ को हमने डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल की हेल्प से हमने डिराइव करना है। तो अब आपने बताना है यहाँ पर, अब हम डायग्राम मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर बनाती हूँ डायग्राम को अच्छे से। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बना रही हूँ। अब रिफ्रैक्शन का केस हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अब आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन के केस में हमने क्या लेना है। यहाँ पर मीडियम लेने हैं। एक मीडियम कौन सा रहेगा, रेरर मीडियम रहेगा और दूसरा मीडियम डेंसर मीडियम रहेगा। जैसे ये हमारे पास सेपरेटिंग बाउंड्री है एक्स वाई और ये रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैं n1 ले रही हूँ। और यहाँ पर अगर एयर है तो इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर v1, उसको मैं v1 से रिप्रेजेंट करूँगी। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी मालूम है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये हमारे पास मान लो ये रेज ऑफ लाइट है, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में क्या रहेगा, वेव फ्रंट रहेगा। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ये रे ऑफ लाइट है। रे ऑफ लाइट और जो प्लेन वेव फ्रंट होंगे वो हमेशा कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये ए बी सी डी, ये रे ऑफ लाइट, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो प्लेन जो वेव फ्रंट होता है वो कैसे बनता है, तो उसमें भी एक पॉइंट सोर्स ही हम लेते हैं। पॉइंट सोर्स, जो पॉइंट सोर्स होगा वो क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा यूनिफॉर्मली इन ऑल द डायरेक्शन। तो ऐसे करके ना एक स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पर बनेगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट जब बन रहा है तो उसका दूर से देखने पर इसका ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा हमें प्लेन की तरह दिखेगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो अब आपको पता है कि वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है, कि जो द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेट इन सेम फेज वाले पार्टिकल हम लेते हैं, सेम फेज। अगर वेव फ्रंट के बारे में आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आपको पता है कि प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक जो वेव फ्रंट है यहाँ से ये 2 मीडियम है, ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ये इसकी बाउंड्री है।
बाउंड्री एक्स वाई जो है वो इन दोनों मीडियम को क्या कर रही है, आपस में सेपरेट कर रही है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और डेंसर मीडियम में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में n2 लेने वाली हूँ। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 रहेगा और स्पीड ऑफ लाइट v2 लेंगे हम। और ये कौन सा मीडियम है, ये नीचे वाला, ये डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। और साथ में आपको ये भी मालूम है, अब यहाँ से मैंने पैरेलल रेज ऑफ लाइट में ले रही हूँ। ये रे ऑफ लाइट है, यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है और इसके बिल्कुल ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है जो यहाँ पर बाउंड्री में ए और बी, स्मॉल ए और बी, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, अब जो प्लेन वेव फ्रंट बन रहे होंगे, बहुत सारे प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर बन रहे हैं, 1 ऐसे ऐसे करके प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर सोर्स भी है, तभी तो प्लेन वेव फ्रंट बन रहे हैं। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है, वो इस बाउंड्री पर यहाँ से जो मीडियम है वो जो चेंज हो रहा है यहाँ पर इंसिडेंट करेगा, यहाँ पर। तो इसको मैं ए पॉइंट बता रही हूँ और ये बी पॉइंट बता रही हूँ यहाँ पर। ए बी क्या है स्टूडेंट्स, एक प्लेन वेव फ्रंट है और कहाँ पर इंसिडेंट कर रहा है, इस बाउंड्री के ऊपर, एक्स वाई बाउंड्री के ऊपर क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। और ये यहाँ से दो मीडियम आपस में क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और डेंसर का क्या है, n2 है। अब स्टूडेंट्स आपने बताना है कि जो वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट क्या करता है स्टूडेंट्स, वो सेकेंडरी वेवलेट्स क्या करेगा, एमिट करेगा। तो ये ए है और ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ठीक है। ए और बी पॉइंट, इसका हर एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल में आपने यही बताया है कि जो ए बी जो प्लेन जो वेव फ्रंट होगा उसका हर एक पॉइंट सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ से ये सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करेगा। तो सेकेंडरी बी पॉइंट की मैं बात करती हूँ, तो यहाँ से ऐसे करके स्फेरिकल वेव फ्रंट ये एमिट करेगा। और कितना टाइम लगेगा वेव फ्रंट को बी से सी तक पहुँचने में, बी टू सी तक। तो ये ऐसे करके ये वेव फ्रंट क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। यहाँ से हर एक पॉइंट कैसे एक्ट करेगा, सोर्स की तरह एक्ट करेगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट ही है, लेकिन हमें क्योंकि बी से लेकर सी तक, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो यहाँ पर होगा, तो हम पीछे वाले वेव फ्रंट हम नहीं ले रहे हैं, ये वाला पूरा नहीं बना रही हूँ मैं, जस्ट ऐसे, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो इस पॉइंट पर होने वाला है। तो कितना टाइम लगेगा बी से सी तक पहुंचने में, सेकेंडरी वेवलेट्स को कितना टाइम लगेगा। तो बी से लेकर सी तक ये क्या है, बी सी क्या है, ये डिस्टेंस है। अब जो वेवलेट है वो रेयर मीडियम में क्या कर रहा है, रेयर मीडियम हमने लिया है, ये ऊपर वाला मीडियम क्या है, रेयर मीडियम है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v1 है, क्योंकि जो सेकेंडरी जो वेवलेट्स है वो कहाँ ट्रेवल कर रहा है, रेयर मीडियम में, उसकी स्पीड ऑफ लाइट हमने v1 लिया है, ठीक है। तो v1 लिया है और टाइम क्या लेंगे आप, t लेंगे, टाइम t लेंगे। तो स्पीड क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, bc अपॉन टाइम t। तो कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये वेवलेट, v1t, b से लेकर c तक इतना, और कितना टाइम में, टाइम vc अपॉन v1। तो ये है वो टाइम। पता लग गया ना आपको कि b से लेकर c तक वेवलेट को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। हो सकता है 10 सेकेंड लगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो c पॉइंट पर ही होगा, तो हम bc कंसीडर करेंगे कि कितने टाइम। तो t टाइम इज इक्वल टू vc अपॉन v1।
वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर क्या होगा, अब ये सेपरेशन हो रहा है, ये बाउंड्री है, तो यहाँ पर ये जो वेवलेट यहाँ पर, यहाँ से आपने क्या बताना है, ये नॉर्मल बता देंगे आप, नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल है, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, इस पॉइंट से रिफ्रैक्शन होगा। तो अब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ यहाँ पर ऐसे करके, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्शन है, तो इसको मैं रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल आर से रिप्रेजेंट करूँगी। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, अब हमने ए पॉइंट को भी हमने डिस्कस करना है, क्योंकि ये जो प्लेन जो बे फ्रंट है, ए बी क्या है, ए बी है हमारे पास एक बे फ्रंट, प्लेन बे फ्रंट। ए बी पर हर एक पॉइंट सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, हर एक पॉइंट पर सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होंगे, एमिट होंगे। तो हमने ए पॉइंट पर भी अब हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, नॉर्मल हमने ड्रॉ करना है यहाँ पर, क्योंकि जो प्लेन बे फ्रंट है वो कहाँ पर इंसिडेंट कर रही थी, ए पॉइंट पर इंसिडेंट कर रही है। और तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से हम इसको रिप्रेजेंट यहाँ पर करेंगे। और ये नॉर्मल है, नॉर्मल लाइन, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो तो नॉर्मल के साथ ही बनता है, आपको पता है। तो यहाँ पर अब आपने देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस चीज़ को कि ये ए बी जो बे फ्रंट था, इस एंगल पर क्या कर रहा है, इस बाउंड्री पर यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, रेयर टू डेंसर मीडियम, जो पीछे से इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो मैं इसको भी नॉर्मल की तरह ही मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये रिफ्रैक्शन रे R1 है और ये रिफ्रैक्शन रे R2 है। अब स्टूडेंट्स आपने ये एंगल R है, अब आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपको पता लग गया, क्योंकि यहाँ जो सेकेंडरी जो वेवलेट्स थे वो कहाँ पर ट्रेवल कर रहे थे, वो रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रहे थे। तो उसने इतना डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर दिया, BC डिस्टेंस उसने कवर कर दिया विद स्पीड ऑफ लाइट क्या था, v1 था, और टाइम क्या है, t है। अब देखो जितने टाइम में जो वेवलेट है B से C तक पहुंचा, उतने ही टाइम में टाइम उतना ही रहेगा, टाइम उतने ही टाइम में जो वेवलेट है वो यहाँ, क्योंकि ए पॉइंट भी क्या है, सोर्स है, यहाँ से भी सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होंगे, एमिट होंगे। कैसे होंगे, स्फेरिकल्स ऐसे करके एमिट होंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट इसका सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो सेकेंडरी वेवलेट, अब हमने ये वाले नहीं देखने हैं, रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रही है, ये बाउंड्री है। अब हमने रिफ्रैक्शन वाला देखना है, ये है वो पॉइंट इस साइड को, तो जो सेकेंडरी। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने बताना है कि अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन दिस प्लेन बे फ्रंट ए बी एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। ठीक है, द पोजिशन ऑफ द बे फ्रंट, ये ए बी था, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम जो नई जो पोजीशन होगी वो कहाँ पर बनेगा। अब बी सी में पहुँच गया है, ए उतने ही टाइम में ये हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा, डी पॉइंट, ये डी पॉइंट। और सी और डी को हम आपस में मिला देंगे। देखेंगे इस पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आफ्टर टाइम टी है। आफ्टर टाइम टी जो नई जो पोजीशन है बे फ्रंट की वो ये बनेगी, सी डी बनेगी। पहले ए बी थी, फिर सी डी यहाँ पर बनेगी, क्योंकि अब ए से भी सेकेंडरी वेवलेट्स क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। कितना टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में कितनी है, v2 है, क्योंकि डेंसर मीडियम है ये नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे उनकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम अगर ये एयर है, एयर में स्पीड की लाइट कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये
वाटर है या ग्लास है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये ग्लास है तो यहाँ पर स्पीड की लाइट कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उतने ही टाइम में जो सेकेंडरी जो वेवलेट्स है जो ए से जो एमिट हो रहा है वो डी तक पहुँचेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर दिया है वेवलेट ने, यहाँ पर कम किया है। तो देखो ना, यहाँ पर जो हमारी जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया। अब उतने ही टाइम में डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, कम है, तो वो डी पॉइंट तक बनेगा। तो सी डी क्या है, सी डी है ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ट्रू सी डी क्या है, ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी टाइम की वैल्यू सेम रहेगी। अगर 10 सेकंड है, 10 सेकंड में रेयर मीडियम में जो वेवलेट है वो बी से सी तक पहुंच रहा है, और उतने ही टाइम 10 सेकंड में जो वेवलेट है वो ए से डी तक पहुंच रहा है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा क्यों कवर किया और यहाँ पर कम क्यों किया। तो इसके पीछे यही रीज़न है, क्योंकि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो सी डी ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। सी डी कैसा है स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टेड, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था और ये रिफ्रैक्शन का केस आपने बता देना है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया है पूरा टॉपिक। तो हमें ये भी पता लग गया है कि कितने टाइम में वेव फ्रंट डेंसर मीडियम में। तो अब मैं ये बता सकती हूँ यहाँ पर कि टाइम टेकन बाय द वेवलेट्स टू रीच फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी कितना टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स, टाइम बी सी अपॉन V1। टाइम टेकन बाय वेवलेट टू रीच फ्रॉम पॉइंट बी टू सी इज गिवन बाय दिस वन, और टाइम टेकन बाय द वेवलेट टू रीच फ्रॉम सी फ्रॉम ए टू डी, तो ए डी अपॉन V2। तो ये हमें पता लग गया है टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये रेयर मीडियम के लिए है और ये डेंसर मीडियम के लिए है। तो ये पता लग रहा है अब हमें, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम है दोनों के केस में। तो सी डी क्या है, एक ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट यहाँ पर बन गया है हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम की वैल्यू सेम है, दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड आपस में क्या रहेंगी स्टूडेंट्स, बराबर रहेंगी। बी सी अपॉन V1 और ए डी अपॉन V2, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बी सी अपॉन ए डी और V1 अपॉन V2। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बी सी आ जाएगा यहाँ पर, बी सी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, इसको V1 इस तरफ चला जाएगा और V2 इसके नीचे आ जाएगा। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर बी सी अपॉन ए डी। तो ये हमें पता लग गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर एंगल भी निकालने हैं कि एंगल कैसे बताने हैं अब आपने। तो यहाँ पर तो हमें लग गया था पता कि जो ए बी है वो क्या है, इंसिडेंट हो रही है। एक प्लेन जो वेव फ्रंट है इस बाउंड्री के ऊपर क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ये कोई रे ऑफ लाइट है, ये ए बी प्लेन वेव फ्रंट है, वो हमेशा कैसा एंगल बनाएगा रे के साथ, 90 डिग्री। ये रे ऑफ लाइट आ रही है ए, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ ये ए है और ये प्लेन वेव फ्रंट ए बी है। तो कितने डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। देख रहे हैं ना आप यहाँ से, और ये प्लेन वेव फ्रंट, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये 90 डिग्री माइनस आई होगा, 90 डिग्री माइनस आई होगा। और ये वाला जो एंगल होगा, अब ये वाला एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि ये नॉर्मल है, ये एक्स वाई बाउंड्री है, ये नॉर्मल है, ये एक्स वाई बाउंड्री है। तो नॉर्मल इसके साथ, और ये रे ऑफ लाइट इस तरफ से ऐसे आ रही है और ये ऐसे करके आपने इसको बताया है। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये भी 90 डिग्री है। नॉर्मल इसके साथ कितना बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर आपको यहाँ पर
ये दिख रहा है ना यहाँ पर, ये नॉर्मल है, ये इसके बाउंड्री के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये एंगल तो 90 डिग्री माइनस आई है, टोटल एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल भी कितना बचेगा, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस आई, तो ये आई बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये इसको मैं एंगल को मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा पॉइंट, तो इसको मैं दोबारा से ऐसे बता रही हूँ, यहाँ पर बता रही हूँ रफली। तो स्टूडेंट्स देखो, ये है हमारे पास, ये एक बाउंड्री है, ये एक्स वाई ये बाउंड्री है, ये रे है, और यहाँ पर ये प्लेन वेव फ्रंट है ए बी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर हमने ये नॉर्मल भी ड्रॉ किया। ये वाला एंगल देखो, ये कितना बन रहा है, ऐसे करके ये 90 डिग्री है। तो ये जब 90 डिग्री है तो यहाँ पर ये जो एंगल प्लेन वेव फ्रंट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आपने लिया है, प्लेन वेव फ्रंट के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिया है, टोटल एंगल 90 है, तो ये वाला जो बचा ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस आई होगा। और साथ में अब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइन है, और ये बाउंड्री है, तो नॉर्मल इस बाउंड्री के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये टोटल एंगल कितना होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल बचा ये कितना होगा, टोटल एंगल ये 90 डिग्री है, तो ये जो ये 90 डिग्री माइनस आई है, तो अब ये एंगल कितना बचेगा, तो ये होगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस आई प्लस आई, तो ये एंगल आई यहाँ पर बनेगा। तो वैसे ही रिफ्रैक्शन का केस हम स्टडी करेंगे, तो रिफ्रैक्शन के केस में एंगल आर है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये बाउंड्री ऐसे है, एक्स वाई, ये एक्स वाई बाउंड्री है, तो जो रे ऑफ लाइट है ऐसे करके बेंड हो रही है, ये यहाँ पर ये नॉर्मल है, और रे ऑफ लाइट ऐसे करके ये बेंड हो रही है, ऐसे करके ये एंगल आर है, यहाँ पर ये एंगल आर है, ये नॉर्मल है, और ऐसे करके यहाँ पर आगे ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट। तो स्टूडेंट्स देखो, ये वाला एंगल और ऐसे रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये एंगल आर है, तो ये कितना बचा, ये 90 डिग्री माइनस आर बचा। अब जो नॉर्मल है, नॉर्मल इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ऐसे करके, तो ये जो लेफ्ट जो बचा एंगल वो कितना है, आर होगा। ये पॉइंट सी है और ये डी है, ऐसे करके। और हमें ये भी पता है कि जब भी टू रेज आपस में पैरेलल जा रही हैं तो इसके ऊपर जो प्लेन वेव फ्रंट होगा वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर बढ़ने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे अब आप, तो ये एंगल अगर आर है, ये एंगल अगर आर है तो मैंने आपको बता दिया ये एंगल 90 डिग्री माइनस आर होगा, और ये जो एंगल बचेगा ये भी कितना बचेगा, आर बचेगा। क्योंकि इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कन्फ्यूजन नहीं लेना है, क्योंकि ये है ऐसे प्लेन वेव फ्रंट ये है और ये रे है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल आर है, तो ये कितना बचा, ये 90 डिग्री माइनस आर बचा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है यहाँ पर ये बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर ये क्या है, नॉर्मल है, अगेन 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस आर कितना होगा, 90 डिग्री माइनस आर, अगेन कितना बचा, आर बचा यहाँ पर। और जो प्लेन जो वेव फ्रंट है ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके आगे हमने देखना है, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी देखेंगे यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी सी। ऐसे करके बन रही है ट्रायंगल,
तो ये तो ए बी क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट है और पीछे से रे ऑफ लाइट ऐसे करके ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बन रहा है। यहाँ पर ये जो प्लेन वेव फ्रंट है ये कौन सा एंगल बना रही है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको पता है, आपने डायग्राम में देखना है अच्छे से, यहाँ पर ये प्लेन वेव फ्रंट है, रे के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यहाँ एंगल थीटा होता है, तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जहाँ 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब हम यहाँ से साइन थीटा हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, पी अपॉन एच होता है। तो वैसे ही आपने इन ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, यहाँ से साइन आई में लिख सकती हूँ P अपॉन एच, ये P आ जाएगा और 90 डिग्री के सामने ये H आ जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री जहाँ एंगल यहाँ पर राइट एंगल जो राइट एंगल 90 डिग्री का जो एंगल यहाँ पर बन रहा है उसके सामने हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो P अपॉन एच, P परपेंडिकुलर BC साइड है और हाइपोटेन्यूज AC है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर BC इज इक्वल टू AC साइन ऑफ I। इक्वेशन नंबर 4। अब फ्रॉम ट्राइंगल ACD, पहले हमने रेरर मीडियम वाली ट्राइंगल ले ली ABC, इस बाउंड्री से सेपरेट करके हमने जो मीडियम बनाए हैं ना, पहले हम रेरर मीडियम वाली साइड वाली ट्राइंगल ले ली ABC। अब हम डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं ADC, या जो भी आपने लिखना है। अब यहाँ पर देखो ट्राइंगल कैसे बन रही है, ये बन रही है मेरे पास, ये बाउंड्री है, यहाँ पर A पॉइंट है, C है और ये D पॉइंट है और ये यहाँ पर, तो ये एंगल R बन रहा है और ये CD क्या है, बे फ्रंट है, ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि यहाँ से ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा। तो अगेन वही बात है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा और जहाँ 90 डिग्री बन रहा है वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो आप लिख सकते हैं साइन ऑफ R, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, AD है और ये AC है, तो AD इज इक्वल टू AC साइन ऑफ R। तो ये इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास आ रही है। तो अब आपने स्टूडेंट्स देखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या वैल्यू थी, BC अपॉन AD इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो BC अपॉन AD, BC की वैल्यू मैं लिख रही हूँ AC साइन ऑफ I अपॉन AD की वैल्यू AC साइन ऑफ R, V1 अपॉन V2। तो यहाँ से AC आप कैंसिल कर देंगे और साइन I अपॉन साइन ऑफ R और ये V1 अपॉन V2। यहाँ पर ये देखो आप, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड, राइट हैंड साइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट C से हमने करना है साइन I अपॉन साइन ऑफ R, C इंटू V1 और C इंटू V2 ऐसे करके लिख देंगे। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ C अपॉन V2 और साथ में C अपॉन V1, ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास यही आएगा। इसको आपने ऐसे लिख देना है। साइन I अपॉन साइन R, C अपॉन
V2 C अपॉन V1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता लग गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर मैं N1 एयर मीडियम की मैं बात करती हूँ तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन जो भी एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम क्या था वहाँ पर, रेयर मीडियम की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट मैंने क्या लिया था, V1 लिया था, तो मैं लिख सकती हूँ। वैसे ही मीडियम, डेंसर मीडियम का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालती हूँ तो वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या रहेगा, C की वैल्यू, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम क्या था, यही था ना, C अपॉन V2। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एयर की बात कर रही हूँ और ये मैं ग्लास की बात कर रही हूँ, ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, ये रफली है, ठीक है, रफली आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ। अब साइन I अपॉन साइन ऑफ R C अपॉन V2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा हमारा डेंसर मीडियम का, और अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, तो N1 साइन ऑफ I एंड N2 साइन ऑफ R। तो ये हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, N1 साइन ऑफ I, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आपने स्नेल्स लॉ आपने स्टडी किया है तो आपको पता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमने स्टडी किया हुआ है, जहाँ पर हमने रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये किया था रिफ्रैक्शन के केस में, N1 साइन ऑफ I इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ R। देखेंगे यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये आपने किया है। तो यही हमने विद द हेल्प ऑफ हाइजन प्रिंसिपल हमने इसको डिराइव किया है। स्टूडेंट्स थोड़ा लेंथी है टॉपिक, अच्छे से समझने के लिए टाइम लगता है, तब इसको टॉपिक को बनाने के लिए मुझे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझाने के लिए मैं प्रॉपर टाइम इसीलिए देती हूँ ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। नहीं तो ये टॉपिक हम 10, 15, 20 मिनट में भी हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वैसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये है कि टाइम ज़्यादा इसलिए लग जाता है ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो सके, ओके। और आपने इसको 1-2 बार आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ज़रूर आपको ये समझ में आ जाएगा, ओके।